महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत शदीद बहरान का शिकार। वज़ीर आला ने सरकारी रिहाइश गाह छोड़ी। एकनाथ शिंदे की क़यादत में बागी ग्रुप ने अक्सरियत का किया दावा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ व रामपुर और पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू। 4 रियासतों की 7 असम्बली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी आज डाले जा रहे हैं वोट। कई खद्दावर लीडरों की किस्मत का होगा फैसला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14वें ब्रिक्स सरबराह इजलास से करेंगे खिताब। ब्रिक्स बिजनेस मीटिंग से वज़ीर आज़म का खिताब। का भारतीय मईशत में है सरमायाकारी के बेपनाह इम्कानात। सिर्फ डिजिटल मईशत में 2.5 खरब सरमायाकारी की है सलाहियत। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। 32 अजला में 54 लाख से जायद अफराद मुतासिर। हलाकतों की तादाद 100 से ज़्यादा। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले में 1000 से ज़्यादा हलाकतें। अफगान हुकूमत की आलमी बिरादरी से मदद की अपील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। और खेल में भारतीय सीनियर ख्वातीन हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के एक अहम मैच में अमेरिका को 4-0 से दी शिकस्त। टूर्नामेंट में हासिल किया तीसरा मकाम। किसी भी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में भारतीय ख्वातीन हॉकी टीम की है ये बेहतरीन कारकर्दगी। आदाब नाज़रीन, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। तमाम क़यास आराइयों के दरमियान वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बिलाखिर बुध को देर गए अपनी सरकारी रिहाइशगाह वर्षा बंगले से अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद हुकूमत के लिए ज़रूरी नंबर का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। अपनी हलीफ जमातों के शदीद नफ्सियाती दबाव के बाद शाम को उद्धव ठाकरे ने पहले सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इजहार किया और फिर देर रात अपनी बीवी रश्मि ठाकरे, बेटे और दिगर करीबी दोस्तों के साथ आदित्य ने अपने सामान के साथ मातोश्री की तरफ कूच किया। दरअसल एकनाथ शिंदे के बागी धड़े ने अक्सरियत का दावा किया है। शिंदे ने अपने कैंप में आज़ाद मेंबरान असेंबली समेत 46 MLA की हिमायत का दावा किया है। शिंदे ने कहा कि पार्टी और शिव सैनिकों की बका के लिए गैर फितरी इत्तेहाद से बाहर आना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में अघाड़ी हुकूमत ने सिर्फ हल्का बंदियों को फ़ायदा पहुँचाया है और इससे शिव सैनिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इसी दरमियान खबर मिली है कि शिवसेना के 3 और बागी अरकान असेंबली गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। और नाज़रीन, इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। मुंबई से में मौजूद है हमारी नुमाइंदा श्यामा से। श्यामा, लगातार जो है हम देख रहे हैं कि लगातार समीकरण बदल रहे हैं, लगातार हालत बदल रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल क्या कह सकते हैं, जबकि ये दावा किया जा रहा है कि 3 और MLA गुवाहाटी पहुँच गए हैं। जी श्यामा, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो इस बदलते हुए हालात पर लगातार आप नज़र बनाए हुए हैं। फ़िलहाल मौजूदा और ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? ऐसी खबरें आ रही हैं कि 3 और MLA, पहले ही 46 का दावा कर रहे थे एकनाथ शिंदे, 3 और MLA उनके साथ गुवाहाटी उनके पास पहुंच गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है।
जी देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि कल सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट जो हुआ था वो ये था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो महाराष्ट्र को तो संबोधित करते महाराष्ट्र हैं की और मौजूदा वो सूरत कहते हैं हाल कि जितने भी बागी लगातार विधायक बदल हैं, अगर रही वो नहीं है चाहते हैं कि अ, महाराष्ट्र में लगातार सूरत हाल बदल रही है और हमारी नुमाइंदा श्यामा लगातार उस पर नज़र बनाए हुए। श्यामा, मौजूदा सूरत हाल क्या है, जबकि दावा किया जा रहा है कि 3 और एमएलए, 46 तो पहले ही थे, नंबरों का ही सारा खेल है, तो 3 और एमएलए गुवाहाटी पहुंच गए हैं। जी 3 और एमएलए जो हैं उसमें एक सबसे अहम और सबसे क्लोज माने जाने वाले सदा सरवणकर हैं, मंगेश कुडालकर हैं और एक महिला लेजिस्लेटर हैं। तो ये 3 जो लेटेस्ट एडिशन है वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप में हुई हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास में जो ज़रूरी बल संख्या है वो मौजूद है और जो संख्या है शिवसेना की ओर से वो उन्हें समर्थन देने के लिए राज़ी हो रहे हैं और उनके पास भी आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो 55 का आंकड़ा है शिवसेना के पास में, उसमें से अगर आप 2/3 निकालते हैं तो 37 यानी कि 37 अगर उनके पास में मिल जाता है जो वो दावा कर रहे हैं, तो वो आगे की रणनीति बना सकते हैं कि क्या उन्हें गवर्नर से मिलना है, राज्यपाल से मिलके वो बात करेंगे, क्या उन्हें भाजपा के साथ जाना है, किस तरीके से वो समीकरण करेंगे, क्या सरकार वो फॉर्म करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हुए हैं। इस्तीफा पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है उन्होंने। हालांकि उन्होंने वर्षा बंगलो जो अधिकृत निवास स्थान होता है मुख्यमंत्री का, उसे कल देर रात उन्होंने छोड़ा और साथ ही हमने देखा कि जो पूरे रास्ते मातोश्री तक जो उनका बांद्रा में घर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते उनके जो समर्थक थे उन्होंने काफ़ी उनका समर्थन किया और पूरे रास्ते हमने देखा कि कई सारे समर्थक खड़े रहे। बहरहाल अगर हम देखें तो हम एकनाथ शिंदे की तरफ वापस आते हैं। नंबर अगर उनके पास हैं तो वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज के दिन पे कि वो राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त मांग सकते हैं या राज्यपाल से बात करने के लिए वक्त मांग सकते हैं। राज्यपाल जो है महाराष्ट्र के वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नर का कार्यभार किसी और गवर्नर को दे सकते हैं। गवर्नर गोवा के जो राज्यपाल हैं उन्हें भी मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि वो गोवा के राज्यपाल को मिलें और स्थिति साफ करें कि वो क्या करना चाहते हैं आगे की रणनीति के बारे में। लेकिन चुप्पी उन्होंने बनाई रखी है कि वो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, और साथ ही ये स्टैंड उन्होंने मेंटेन करा हुआ है कि वो अभी भी शिवसेना में है, वो एक शिव सैनिक हैं और साथ ही बाला साहेब ठाकरे उनकी आइडियोलॉजी को लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने कल देर रात ट्वीट करके आग्रह भी किया शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, कि ये जो एमवीए गवर्नमेंट की कोalition है उसमें से बाहर निकलिए, क्योंकि शिवसेना इसमें काफ़ी सफ़र कर रही है और शिवसेना के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और जो फ़ायदा है वो कांग्रेस और एनसीपी को ही हो रहा है। तो जल्द से जल्द महाराष्ट्र के फ़ायदे के लिए और साथ ही शिवसेना के फ़ायदे के लिए इस कोalition से बाहर निकलें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्यामा, तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें तो महाराष्ट्र में लगातार सूरत हाल बदल रही है और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे देर रात कल अपनी सरकारी रिहाइशगाह छोड़कर चले गए थे। वहीं एकनाथ शिंदे ने अक्सरियत का दावा किया। हम आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आज से शुरू होने वाले 2 रोज़ा 14वें ब्रिक्स सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर वज़ीर आज़म आज और कल डिजिटल तौर पर मुनक़िद होने वाले 5 ममालिक के ब्रिक्स ग्रुप के सालाना सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चीन कर रहा है। वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होने वाले इस सरबराह इजलास का मौजू आलमी तरक्की के नए दौर के लिए आला मेयार की ब्रिक्स शराकतदारी को फ़रोग़ देना है। चीन के सदर आज दौरा करने वाले ममालिक के साथ आलमी तरक्की पर एक आला सतही मकालमे की सदारत करेंगे। इसमें चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर ब्रिक्स के रहनुमा और मुतल्लिक़ा उभरती हुई मंडियों के तरक्की पजीर ममालिक के रहनुमा शिरकत करेंगे। इस साल होने वाला 14वां ब्रिक्स सरबराह इजलास बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये रूस यूक्रेन जंग के वक्त हो रहा है और अमेरिका की जानिब से ब्रिक्स के रुकन ममालिक रूस के ख़िलाफ़ सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। चीन और रूस ने भी ब्रिक्स ग्रुप की तौसीह पर बातचीत पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस वक्त ब्रिक्स तंजीम में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स के नए तरक्याती बैंक ने मुत्तहिदा अरब इमारात, बांग्लादेश,
यूराग्वे और मिस्र को शामिल करने के लिए अपने दायरे कार को बढ़ा दिया है। और इससे कबल कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स का ये ग्रुप आलमी मईशत का ग्रोथ इंजन बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास इख्तिरा के लिए दुनिया का बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम है, जो भारतीय स्टार्टअप्स की तादाद से ज़ाहिर होता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे को भी बड़े पैमाने पर बेहतर बनाया जा रहा है और इसकी तौसी भी की जा रही है। इसके लिए भारत ने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वबा से पैदा होने वाले मुआशी मसाइल से निमटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाया है। बिजनेस पर कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए हजारों नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी पॉलिसीज और प्रोसीडर्स में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक स्तर पर सुधारा भी जा रहा है और उसका विस्तार भी हो रहा है। इसके लिए भारत ने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है और हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत $1.5 ट्रिलियन के निवेश के अवसर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तिजारत और सनत की वजारत के लिए नए कैंपस वाणिज्य भवन का इफ्तिताह करेंगे। इंडिया गेट के करीब तामीर करदा वाणिज्य भवन को बिजली के किफ़ायती इस्तेमाल पर खुसूसी तवज्जो देते हुए एक स्मार्ट इमारत के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इस इमारत में वजारत तिजारत और सनत और दाखिली तिजारत की तरक्की के महकमों के जदीद दफातर होंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी एक्सपोर्ट्स के नाम से एक नया पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। इसमें भारत की गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक तमाम ज़रूरी मालूमात होंगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आसाम समेत पूरे शुमाल मशरिक़ में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाब से 32 अजला में 54 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। इसके साथ ही 4,941 से ज़्यादा गांव लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासर हैं। हुक्काम का कहना है कि बुध को आसाम में सैलाब की सूरत हाल में मामूली बेहतरी आई है। कई दरियाओं के पानी की सतह कम होने लगी है। ताहम जोरहाट, तेजपुर, गोलपारा और धुबरी में ब्रह्मपुत्रा अब भी ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है। नागौन ज़िले के शिवसागर और कोपल्ली में दसांग भी ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है। इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ़ मकामात पर रिलीफ कैंप मराकज़ कायम किए हैं। रिलीफ कैंपों को इमदादी सामान भी फराहम किया जा रहा है। भारतीय फ़ौज, SDRF, NDRF की टीमें बचाव और राहत के कामों में मसरूफ़ हैं। आला हुक्काम मुतासिरा इलाक़ों का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने अवाम से ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में आज वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस ज़िमनी इंतखाब में कुल 35,45,000 वोटर अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ और पुरअमन वोटिंग के लिए वसी तर हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं। इंतखाबात के लिए 2272 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मुनसिफाना वोटिंग के लिए 75% से ज़्यादा पोलिंग मकामात पर लाइव वेब कास्टिंग का इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ ही रामपुर लोकसभा सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज़मगढ़ में एक खातून समेत 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज़मगढ़ लोकसभा सीट से SP सरबराह अखिलेश यादव और रामपुर सीट से SP लीडर आज़म खां के इस्तीफ़े के बाद दोनों नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। दोनों सीटों पर BJP और SP उम्मीदवार के दरमियान सीधा मुकाबला है। और पंजाब में सिंगरूर लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाब के लिए आज वोटिंग हो रही है। 1,766 पोलिंग स्टेशंस पर 15,69,240 वोटर्स अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे।
इनके अलावा 7,540 फौजी वोटर भी वोट डालेंगे। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 296 हसास पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पंजाब आर्म पुलिस और नीम फौजी दस्तों के 6,716 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह धौरी से साबिक एमएलए और कांग्रेस के उम्मीदवार दिलवीर सिंह गोल्डी, श्रोमणी अकाली दल के कमलदीप कौर और श्रोमणी अकाली दल मान के उम्मीदवार समरजीत मान सिंह मान मैदान में हैं और वोटों की गिनती यहाँ जो है 26 जून को होगी। और त्रिपुरा में 4 असेंबली नशिस्तों पर आज ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। अगरतला, टाउन, बोरोदोली, सोरमा और जोबराज नगर असेंबली हलकों के ज़मीनी इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन हलकों में कुल 1,89,032 वोटर्स हैं। इनमें 93,638 मर्द वोटर्स और 95,389 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं और वोटरों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन का भी अहतमाम किया गया है। वहीं दूसरी जानिब झारखंड के मंदार असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटिंग जारी है। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के तमाम इक़दाम किए गए हैं। ख्याल है कि लोकसभा की 3 और असेंबली की 7 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग हो रही है। दिल्ली के राजेंद्र नगर असेंबली सीट पर भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ये सीट आप एमएलए राघव चड्ढा के राज्यसभा मेंबर मुंतखब होने की वजह से खाली हुई है। पंजाबी और पूर्वांचल वोटरों की अक्सरियत वाली इस असेंबली सीट पर 1993 से 7 असेंबली इंतखाबात हुए हैं। बीजेपी 4 बार और आम आदमी पार्टी 2 बार जीती है। कांग्रेस अब तक 2008 में सिर्फ 1 बार ये सीट जीत सकी थी और इस बार आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने राजेश भाटिया को मैदान में उतारा है और प्रेमलता को कांग्रेस की जानिब से मैदान में उतारा गया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल किए जाने वाले अफसरान में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के डिप्टी सेक्रेटरी भी शामिल है। बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आईएएस अफसर और 2 पीसीएस अफसरों को मुअत्तल किया है, जिनमें वसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन, विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा और सीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी प्रकाश चंद्र ठाकुर शामिल हैं। उन्हें बदउनवानी और ज़ेर इल्तवा तादीबी कार्रवाइयों की वजह से मुअत्तल किया गया है। अफ़गान हुकूमत ने ज़लज़ले की तबाही से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन पर जोर दिया है। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ खोस्त के करीब आने वाले 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। जनूब मशरक़ी सूबे पक्तिका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान और भारत में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा इस तबाही से मुतासिर लोगों को हंगामी पनाहगाह और खुराक मुहैया कर रहा है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों का ये इंतहाई तबाह कुन ज़लज़ला हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि भारत इस मुश्किल वक्त में अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ है और जल्द अज जल्द हर मुमकिन आफात राहती सामान फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर केगाली में दौलत मुश्तरका की कॉन्फ्रेंस से कबल वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के रहनुमा मौजूदा मुतालिका मसाइल बशमूल मौसमियाती तब्दीली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत के मसाइल जैसे आलमी चैलेंजों पर गौर करेंगे। दौलत मुश्तरका तंजीम भारत को ख़ास तौर पर छोटे ममालिक और छोटे जजीरे के तरक्की पजीर ममालिक को अहम प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। भारत दौलत मुश्तरका के बड़े शराकतदारों में से एक है और इसने तंजीम की तकनीकी और सलाहियत साजी में मदद की है। और इससे कबल बुध को वज़ीर ख़ारजा ने अपने केनिया के हम मनसब रशीद ओमामू से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि हमने जनूबी ममालिक के लिए ईंधन, खाद की हिफाजत के साथ साथ यूक्रेन में जारी तनाज़ा जैसे मौज़ूआत पर बात की है।
दोनों रहनुमाओं ने यूएनएससी में अपने जारी ताउन का इआदा किया। डॉक्टर जयशंकर ने रवांडा में CHOGM के कॉन्फ्रेंस के दौरान वेल्स के वजीर खारजा के साथ दो तरफा बातचीत की। वजीर खारजा ने एक ट्वीट में कहा कि भारत कोरोना वबा के खिलाफ आलमी जंग में वैक्सीन फराहम करता रहेगा। वजीर खारजा ने इथियोपिया के वजीर आज़म अबी अहमद अली से भी मुलाकात की। उन्होंने इथियोपिया के नायब वजीर आज़म डेमियक मैकोनिन के साथ भी बातचीत की। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। भारतीय सीनियर खातून हॉकी टीम ने अमेरिका को 2 मरहलों के मुकाबले के दूसरे मैच में 4-0 से शिकस्त देकर FIH प्रो लीग के पहले सीज़न की तीसरी पोजीशन हासिल की है। इससे कबल मंगल को भारतीय टीम ने पहले मैच में अमेरिका को 4-2 से शिकस्त दी थी। भारत की जानिब से वंदना कटारिया ने 39वें और 54वें मिनट में गोल किए, जबकि सोनिका ने 54वें और संगीता कुमारी ने 58वें मिनट में गोल किए। अर्जेंटीना की टीम पहले ही खिताब अपने नाम कर चुकी है, जबकि नीदरलैंड की टीम दूसरे मकाम पर है। भारतीय जूनियर ख़वातीन हॉकी टीम ने अंडर 23 5 मुल्की टूर्नामेंट में यूक्रेन के खिलाफ 3-0 से शानदार जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने अब तक अपने सारे मैच जीते हैं। भारत की जानिब से निकिता टोपो ने 33वें मिनट में, मंजू चौरसिया ने 44वें और ब्यूटी डंगडोंग ने 55वें मिनट में गोल किया। इंग्लैंड ने वनडे सीरीज के तीसरे मैच में नीदरलैंड को 8 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। हॉलैंड ने इंग्लैंड को जीत के लिए 245 रन का हदफ दिया था। इंग्लैंड की टीम ने जीत का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। इनकलाब ने पहली अहम सुर्खी लगाई है महाराष्ट्र के सियासी बहरान में शिद्दत, उद्धव ठाकरे की बागियों से वापस आने की अपील। जज्बाती अंदाज में कहा कि मैं उनमें से नहीं जो कुर्सी के लिए झगड़ा करूं, एक भी MLA शिकायत करेगा तो कुर्सी छोड़ दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ शिंदे का दावा है कि 46 MLA उनकी हिमायत में है। अखबार ने ये सुर्खी लगाई है। दूसरी अहम सुर्खी अखबार ने लगाई है अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले को लेकर है। अफ़गानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला, 1000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, 1500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, अमवात में इजाफे का ख़दशा, हर तरफ तबाही का मंजर। वहीं हिंदुस्तान ने हर मुमकिन मदद फराहम करने का वादा किया है। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर हम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की पहली अहम सुर्खी है हिंदुस्तान की शरह नमू 7.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रवां माली साल में हिंदुस्तान की शरह नमू 7.5% रहने का इम्कान है। इस तरह से ये मुल्क की बड़ी मईशतों में सबसे ज़्यादा तरक्की दर्ज करेगा। ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022 इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ये बातें कही है। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही एक और अहम खबर है हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया दिफाई शोबे में ताउन का दायरा बढ़ाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीर दिफा ने इस पर तबादला ख्याल किया है। आगे बढ़ते हैं आलमी सफ़े की अगर सुर्खियों की बात करें तो आलमी सफ़े पर सहारा ने सुर्खी लगाई है ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के लिए सऊदी वली अहद के तैयब उर्दगान से तुर्की में मुलाकात। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ख़राब ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी है वज़ीर आज़म मोदी जर्मनी और मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 26 से 28 जून तक जर्मनी और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर होंगे। अखबार ने आगे लिखा है वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि वज़ीर आज़म जर्मन चांसलर की दावत पर मुनक़िद होने वाली G7 ममालिक के चोटी कॉन्फ्रेंस में 26-27 को और उसके बाद 28 को वज़ीर आज़म एक मुख्तसर दौरे पर
यूएई में होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर सफ़े अव्वल की सुर्खी है। वजारत दिफा की सरहदी इलाक़ों में BRO कैफ़े को मंजूरी मिली है। BRO कैफ़े ये एक तरह से 75 मकामात पर सड़क के किनारे कायम किए जाएंगे, जिससे कि आम लोगों को भी, सयाहों को भी फ़ायदा होगा और इससे पानी की सहूलियात भी वहाँ पहुँच सकेगी। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का मिजाज क्या है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं वियतनाम, जहां बच्चों के रक़्स के प्रोग्राम ने सबको मुतहय्यर कर दिया। आप इससे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। बेड़ियां तोड़कर जो जमाने से